वेलकम टू एक्सटेंट ऑफ लॉस। तो अरेस्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स में गाइडलाइंस दी है उन सारे जजमेंट्स का एक कंपाइलेशन बना के उनको यहाँ पे डील किया जाएगा। एंड उन जजमेंट्स के कारण जितने भी अमेंडमेंट्स के थ्रू जो भी सेक्शंस ऐड ऑन किए गए हैं उनको भी इसमें डील किया जाएगा विद सच गाइडलाइंस। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम सेक्शन 41 एंड 42 को देखेंगे जो कि रिगार्डिंग पुलिस ऑफिसर्स की पावर के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पर उनके पास पावर है अरेस्ट करने की और कहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कोई कंप्लेंट या फिर कोई इंफॉर्मेशन या सस्पिशन जो कि रीजनेबल है, चाहे उस ऑफेंस की पनिशमेंट 7 ईयर से कम हो या फिर 7 ईयर से ज्यादा हो, इस केस में अक्यूज्ड को पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। कोई इंफॉर्मेशन मिली हो जिसकी पनिशमेंट, जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 7 ईयर से ज्यादा हो एंड पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल बिलीव है कि इस पर्सन ने ही ऑफेंस कमिट किया है, तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर किसी पर्सन की पोजीशन में स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है और ये डाउट होता है कि उस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी के लिए कोई ऑफेंस कमिट किया, तो यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन, अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोकता है, इंटरफेरेंस करता है, तो उस केस में भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। एंड नेक्स्ट वन, अगर कोई लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है तो उसके लिए भी अरेस्ट किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट वन, डेजर्टर। एंड अगला, एक्स्ट्राडिशन, अगर किसी पर्सन ने आउट ऑफ इंडिया कोई ऑफेंस कमिट किया है जिसमें इंडिया में भी कमिट होता तो ये पर्सन कस्टडी में लिया जा सकता था, तो इस केस में भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। एंड नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन रिलीज होता है और उसने सेक्शन 356 का ब्रीच किया है, तो इस केस में भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। 356 की रिलीज होने के बाद भी आपको 5 सालों तक आपका एड्रेस जो भी होगा वो टाइम टू टाइम आपको नोटिफाई करते रहना होगा। एंड नेक्स्ट वन, अगर किसी और पुलिस ऑफिसर के थ्रू दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट आई हो इस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, तो वहां पर भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो ये तो रहे हमारे कुछ ग्राउंड्स जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करते हैं। एंड सेक्शन 41 का सेकेंड पार्ट जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं है अरेस्ट करने की विदाउट वारंट। पर इसका भी, नॉन कॉग्निजेबल का भी एक एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 42 डील करता है। अगर कोई पर्सन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर और नाम एंड एड्रेस बताने पर वो डिनाई करता है या फिर नाम और एड्रेस जो बताया है वो गलत होता है, तो इस केस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है। पर जैसे ही सही नाम और एड्रेस पता चलता है उस पर्सन को रिलीज किया जा सकता है ऑन एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड। पर अगर नाम और एड्रेस विद इन 24 आवर्स डिस्क्लोज नहीं होता या फिर बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाता है, तब इस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये तो हमारा जनरल एक्सेप्शन था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, पर सेक्शन 42 जो कि इसका एक्सेप्शन बताता है। एंड जो हमने सेक्शन 41 क्लोज 1 में पढ़ा था कि ये हमारे ग्राउंड्स है जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, इसका भी एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 41A। रिसेंटली सेक्शन 41A को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में ऐसा कहा है कि जब तक आपको एक रीजनेबल ग्राउंड ना मिल जाए तब तक किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई पर्सन नोटिस जो कि पुलिस ऑफिसर के थ्रू भेजा गया था इसका कंप्लाई करता है और पुलिस ऑफिसर के पास प्रेजेंट होता है, तो इस केस में अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है जब तक इस नोटिस का वायलेशन, इस नोटिस का ब्रीच कोई पर्सन नहीं करता है। तो क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं हमारे जजमेंट्स पर। सबसे पहले जोगिंदर कुमार वर्सेस यूपी 1994 का केस है।
तो सबसे पहले इसमें नॉमिनेटेड पर्सन के लिए बोला गया कि अरेस्ट के बारे में किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को या अदर पर्सन जिसका नाम अरेस्टी पर्सन नॉमिनेट करे उसको इन्फॉर्म कर दिया जाए। एंड जिसको इन्फॉर्म किया है और जिस पुलिस ऑफिसर ने इन्फॉर्म किया है, दोनों की एंट्री पुलिस डायरी में की जाएगी। जिसके बाद 2015 में अमेंडमेंट आता है एंड सेक्शन 50A को जोड़ा जाता है, जिसमें ये दोनों बातें इंसर्ट की जाती है। एंड नेक्स्ट वन, अगर किसी पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हो अंडर सेक्शन 41 क्लोज 1, इसमें अगर अरेस्ट कर रहे हो तो आपको रीजंस रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि अरेस्ट को आप रूटीन मैनर में नहीं कर सकते। अगर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है तो जरूरी नहीं है कि इस पावर का आपको यूज ही करना है। इस पावर का यूज आपको तब करना है जब आपके पास एक रीजनेबल ग्राउंड हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 दोनों का वायलेशन होता है अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट करते हो तो सबसे पहला हमारा जोगिंदर केस। एंड नेक्स्ट वन DK बासु केस, जो कि 1996 का केस था। सबसे मेन केस यही है जिसमें अरेस्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी, मैंने इसमें फिर भी मेन चीजें उठाई है। तो इस केस में सबसे मेन फोकस होता है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है या फिर इंटेरोगेशन कैरी कर रहा है, उस पुलिस ऑफिसर की आइडेंटिटी क्लियर एंड विजिबल होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट वन, मेमो ऑफ अरेस्ट, जो अटेस्टेड होना चाहिए बाय एटलीस्ट 1 पर्सन, चाहे वो फैमिली का हो या फिर लोकेलिटी का, इवन साइंड किए जाएंगे बाय अरेस्टी। प्लस नॉमिनेटेड पर्सन को भी आपको इन्फॉर्म करना है एंड अरेस्टेड पर्सन को उसके राइट्स के बारे में अवेयर करना है कि इसके पास बेल का राइट है या नहीं है। तो ये पार्ट 2009 के अमेंडमेंट के साथ सेक्शन 41B में इंसर्ट कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट वन, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए टाइम टू टाइम। एंड अरेस्ट के टाइम पे अगर उसकी बॉडी पे कोई माइनर या मेजर इंजरीज होती है तो इसी भी आप इंस्पेक्शन मेमो में मेंशन करोगे। एंड एक्यूज अपने लॉयर के साथ इंटेरोगेशन के टाइम पर भी मिल सकता है। एंड ये सेक्शन इंसर्ट किया जाता है 41D बाय 2009 अमेंडमेंट के साथ ही। तो DK बासु के लिए एक तरह से 2009 का ही अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें जो भी गाइडलाइंस थी इनको सेक्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसके बाद आता है अनीश कुमार वर्सेस बिहार 2014, जो कि सेक्शन 14 एंड 41 पर ही फोकस करता है, जो हमने स्टार्टिंग में डील किए थे कि 41 जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को पावर दी गई है अरेस्ट विदाउट वारंट, पर सेक्शन 41A जो कि 41 का एक्सेप्शन है, जहां पर नोटिस का अगर कंप्लाई होता है तो आपको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद आता है चंद्रभान वर्सेस स्टेट, ये दिल्ली हाई कोर्ट का ही जजमेंट है जो कि मैट्रिमोनियल केसेस से डील करता है। 498A में कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए विदाउट अप्रूवल ऑफ DCP, या अरेस्ट भी नहीं होना चाहिए विदाउट अप्रूवल ऑफ DCP या एडिशनल DCP। एंड FIR के रजिस्टर्ड होने से पहले कोशिश करनी है कि इस मैट्रिमोनियल मैटर में सेटलमेंट हो जाए। क्लियर? एंड इसके बाद आता है शशि कुमार महाजन, जो कि सीनियर सिटीजन्स के अरेस्ट की बात करता है। इस केस में ये कहा गया कि जो अब तक हमने तीनों जजमेंट पढ़ी उन सभी का कंप्लाई होना चाहिए अगर आप सीनियर सिटीजन्स का अरेस्ट करते हो। तो ये थी हमारी गाइडलाइंस एंड आई होप कि आपको सब समझ आया हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।